Everybody, okay. Welcome to the Reveal Point and my name is सौरभ रंजन and मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस के बारे में। एंड बेसिकली अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपको स्टैंडर्ड 10 की केमिस्ट्री में स्टार्ट करूँगा। मतलब स्टैंडर्ड 10 के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और स्टैंडर्ड 10 के सिलेबस में सबसे पहले मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद हम लोग फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। देखिए, केमिस्ट्री में हमें जो पढ़ना है टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। और कौन कौन से वो 5 चैप्टर्स हैं मैं अभी आपको बोर्ड पे लिखता हूँ। ओके, देखो हमारे पास जो बेसिकली हमारा जो साइंस का सिलेबस है, ओके, तो साइंस में बेसिकली अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, केमिस्ट्री में हमें टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, दिख रहा होगा आप लोगों को। केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है सेकेंड चैप्टर है हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर है हमारा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड या कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एंड सबसे जो आखिरी चैप्टर हमें पढ़ना है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो ये टोटल हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। देखो, यदि केमिस्ट्री की बात करते हैं कि वेटेज, ओके, एग्जाम में जो हमारे 80 मार्क्स का जो पेपर होता है, जो थियरी पेपर होता है, ओके, आप सबको पता है कि साइंस में जो है हमारा अभी जो टर्म है उस साइंस में बेसिकली आपका जो 80 जो होता है वो थियरी पोर्शन होता है। ओके, जबकि जो 20 मार्क्स हो जाते हैं वो हमारा आपको प्रैक्टिकल्स में लिया जाता है, प्रैक्टिकल्स का, ठीक है। और एक्चुअली ये 20 मार्क्स कंप्लीटली प्रैक्टिकल्स नहीं होता है। इसमें 5 मार्क्स मिलते हैं आपको नोटबुक पर, 5 मार्क्स मिलता है आपको आपका जो पीरियोडिक टेस्ट होता है उस पर मिलेगा आपको 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आपका पीरियोडिक टेस्ट पर। उसके बाद जो 10 मार्क्स होता है वो आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट, जिसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमारा थियरी एंड प्रैक्टिकल्स है। ओके, तो देखो इस थियरी में जो 80 की जो है, 80 में यदि देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये कुछ इस तरह से रहता है हमारा जो, ओके, कभी एक नंबर आगे पीछे होता रहता है। फिजिक्स जो है ऑलमोस्ट वही 27, 26, 27। ओके, और हमारा जो केमिस्ट्री हो जाता है वो भी 26, 27। और जो हमारा बायोलॉजी हो जाएगा, बायोलॉजी हमारा ओके इसी रेंज में रहता है, आपको 26, 27 ये रहता है। लगभग सारे का रेंज है, एक नंबर इधर या एक नंबर उधर जाएगा, ठीक है। तो हो जाता है हमारा पूरा का पूरा टोटल। तो ये हमारा परसेंटेज वाइज था। अब देखो यहाँ पर हम लोग, तो ये 5 चैप्टर्स हमें पढ़ना है। अब देखो इन 5 चैप्टर्स में हमारा जो पहला चैप्टर है, ओके, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, वैसे तो ये 10th में डिस्कस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूँ। ओके, देखो हम लोग का ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये बेसिकली आ जाता है आपको फिजिकल केमिस्ट्री का। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आएंगे और कुछ पार्ट्स हमारे आ जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर। जबकि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करें और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बिल्कुल ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, तो देखो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी पार्ट्स बता दे रहे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोगों ने अपने सीनियर्स, घर में भैया दीदी जो भी होंगे, या बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। तो हमारा ऑर्गेनिक की जो स्टार्टिंग होती है, ऑर्गेनिक हमारा जो है 11th 12th में आप साइंस स्ट्रीम में जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आप नॉर्मल बोर्ड्स के एग्जाम्स दीजिए,
या फिर आप किसी इंजीनियरिंग जैसे कि जी की एग्जामिनेशन दीजिए, या कोई स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन दीजिए, या फिर आप नेट की एग्जामिनेशन दीजिए, कोई सा भी एग्जामिनेशन दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल ओके इन सिक्योरिंग मार्क्स। ओके, तो हमारा जो केमिस्ट्री का जो स्टार्ट हो जाता है, मतलब एबीसीडी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट होती है यहाँ चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है कार्बोनाइड्रेट्स कंपाउंड। और ये जो हमारा सबसे आखिर का चैप्टर है ये आता है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो ये टोटल आपको 5 चैप्टर्स हैं। अब थोड़ा सा मैं ये तो हो गया कि हमें क्या पढ़ना है, कितना थियरी में, कितना प्रैक्टिकल्स में, ये सारी चीजें। अभी फिलहाल मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा शॉर्ट में कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री में के कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो इसको वाइप करते हैं। यदि किसी को कुछ लिखना है तो आपको 2 मिनट का टाइम है, फिलहाल लिख लीजिए। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। देखो, आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा होगा मैटर के बारे में। ओके, चैप्टर नंबर 1 आपने मैटर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 आपने इज मैटर अराउंड अस पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, और 4th चैप्टर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था। स्टैंडर्ड 9th की जो आपने चारों चैप्टर्स पढ़ी थी केमिस्ट्री में, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस, प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो चारों चैप्टर्स हैं ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सॉरी, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ओके, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी यदि दिक्कत होगा तो मैं हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, यदि आपको कहीं कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन डाल सकते हो कि सर हाँ हमारा ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये नहीं समझ में आया। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको एक सुटेबल आंसर दिया जाए जो आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव भी हो, यानी कि आपको समझ में भी आए। तो चलिए वाइप करते हैं। चलो, तो बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है। देखो, हिंदी में आप लोग, वैसे तो हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम यानी कि सीबीएसई से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यूजुअली इंग्लिश मीडियम ही हम लोग प्रेफर करते हैं, बट केमिस्ट्री थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हिंदी में जान लेना भी अच्छा होता है। देखिए, केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र। ओके, रसायन शास्त्र, या फिर हम इसको रासायनिक विज्ञान भी कहते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो देखो केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। मैटर के अलावा इसमें और भी चीजें, मतलब मैटर से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, इट्स composition, its structure, its properties, various changes that it undergoes, and various laws that govern the changes. Okay, so you can see that in chemistry we study about matter and various things related to matter. We study about matter, its composition, its structure, its properties, the changes which takes place in matter, and the laws which govern the various changes taking place in the matter. Okay, तो these all the aspects of matter, ये सारे जो मैटर के अलग अलग चीजें हैं, कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो इन सब चीजों की स्टडी आप करते हो केमिस्ट्री में। आप सवाल करोगे कि सर कंपोजिशन क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्या हुआ, सर नहीं समझ में आया, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं। देखो, कंपोजिशन मतलब कि कोई चीज, जैसे आप सीधे मेडिकल के दुकान में जाते होंगे तो आपने बोला होगा कि सर भैया ये मुझे दवा दे दीजिए। ओके, तो दुकानदार कहता होगा कि देखिए ये दवा तो एग्जैक्टली इस नाम से नहीं है, बट इसी का सिमिलर कंपोजिशन है, मैं वो दे देता हूं। कंपोजिशन मतलब कि कोई चीज किस चीज से बना हुआ है।
ओके तो आपको अच्छे से पता होगा कि स्टैंडर्ड 9 में आपको पढ़ाया गया होगा कि मैटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स. ओके, इट इज मेड अप ऑफ 3 particles, 3 different particles. Okay, and these particles are atoms, molecules and ions. And when we say about the structure, so then we say that ki how these particles of matter, atoms, molecules and ions are arranged. And next, what are the properties of matter? Okay, see, there are 2 properties of matter. Okay, ये चीज वैसे 11th में पढ़नी है, लेकिन कुछ लोग, आप लोग को 9th और 10th में भी पढ़ाए होंगे, जैसे कि मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया हुआ भी है. ओके, कि there are 2 types, there are 2 different properties of matter. Okay, या 2 types of properties of matter. The one is physical properties, the another one is chemical properties. Now question arises कि what are physical properties and what are chemical properties of matter? Simple. See, if you have to measure the length or the breadth or the area or the mass of this board, you do not need to what change this board into something new. Okay, यदि आपको इसका लेंथ वगैरह मापना है, मेन लेंथ, एरिया, ये सारी चीजें मेजर करनी है, तो इस बोर्ड को ऐसा नहीं है किसी एकदम नई सी चीज में, ऐसा नहीं है कि इसको आयरन के बोर्ड में बदलना पड़ेगा. ओके, ये जैसा है उसमें हम मेजर कर सकते हैं. अब यदि पूछा जाए कि जैसे मैं पूछूं कि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, तुम बोलोगे सर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, या 37 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो आप बोल रहे हो, तो इसमें क्या आपका बॉडी जो है ह्यूमन के बॉडी से क्या टाइगर की बॉडी हो जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली आप उन प्रॉपर्टीज को कहते हो जिसको मेजर करने के लिए, मेजर ओके या फिर जिसको देखने यानी ऑब्जर्व करने के लिए आपको उसमें किसी तरह की केमिकल चेंज, मतलब सब्सटेंस की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, ओके, उसको बदलने की जरूरत ना पड़े, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो एक बार मैं डेफिनेशन बोल देता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, मैं लिख ही देता हूं, ओके, ताकि आप लोग में से कुछ लोगों को नोट कर लेने में आसानी हो, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बोलेंगे कि द properties which can be measured or observed without changing the original identity ऑफ एनी सब्सटेंस. तो ऐसी चीजें, ऐसे प्रॉपर्टी जिनको आप मेजर या ऑब्जर्व कर सकते हो बिना सब्सटेंस के ओरिजिनल आइडेंटिटी को बदले हुए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज आप उनको कहेंगे जिनको आप तभी मेजर कर सकते हो, तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जब सब्सटेंस में का ओरिजिनल आइडेंटिटी बदल जाए. और ओरिजिनल आइडेंटिटी आपको अच्छे से पता है तभी बदलता है जब सब्सटेंस में कौन सा चेंज हो? केमिकल चेंज हो. जैसे ये जो चैप्टर हम लोग का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें बेसिकली जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को ही बता रहे हैं. जैसे आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 में मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ा होगा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, एसिड्स, ये सारे जो हैं ये सारे वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था, लेंथ होता है, मास होता है, वेट होता है, आपको टेम्परेचर हो गया, ओके, कलर हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारे जो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन. अब है कि मैटर में सर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, आगे हमारे लिए हेल्पफुल होगा. देखो चेंजेस बेसिकली क्या होते हैं, व्हाट आर चेंजेस? तो द अल्टरेशंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, ओके, that are called what changes. मतलब किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज में जो अल्टरेशन होता है, जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड द चेंजेस. और बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये चीज हम लोग 7th से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जो
चेंजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, और नाइन्थ में भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया गया होगा चेंजेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, द वन इज द फिजिकल चेंज, द अनदर वन इज केमिकल चेंज. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर व्हाट इज फिजिकल चेंजेस, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर केमिकल चेंजेस. सी सिंपल, द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. वो चेंजेस, वो परिवर्तन जिसमें आपको कोई भी नई चीज नहीं बनती है. ओके, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, तो दैट आर कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस. एंड द चेंजेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, दैट आर कॉल्ड द केमिकल चेंजेस. मतलब जैसे आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूं. ओके देखो, पानी है आपके पास जो लिक्विड स्टेट में, जब आप उसको ठंडा करते हो देन इट चेंजेस इनटू आइस. Even then, the physical state changes from liquid to solid, but the properties, okay, the water, that is only water. Solid state में भी वो water ही है, liquid state में भी water है, दोनों का formula H2O ही होगा. तो कोई नई चीज यहां पर नहीं बनी, तो that is a physical change, okay. And in chemical changes, no new substances will be formed, okay. सॉरी, तो न्यू सब्सटेंसेस विल बी फॉर्म, तो इनको हम लोग कहेंगे केमिकल चेंजेस. एज फॉर एग्जांपल, ये आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा देखने को मिलता होगा. आपके घर में मम्मा जो होती हैं आलू काटती हैं या सेब यानी कि एप्पल को काटती हैं, और उसको काटने के बाद कुछ समय तक छोड़ देती हैं. मान लो बिजी हो गई तुम्हारी मम्मा, तो तुम देखते होगे कि आलू का जो कलर है, ओके, या जो सेब का जो कलर है, वो व्हाइट से आपको जो हल्का ब्राउन हो जाता है. इट चेंजेस इनटू लाइट ब्राउन कलर. ओके, व्हाई? बिकॉज केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. ओके, एक्चुअली हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, वो एप्पल के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उसके साथ वो कंबाइन कर जाता है और बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है. ओके, ऑक्सीडाइज हो जाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आखिर में पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं. तो ये तो हो गया फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. तो पहला डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, और इसमें जो है न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा. एक और चीज, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो यूजुअली आपको टेम्पररी होते हैं. यूजुअली सामान्यतः मैं कह रहा हूं, हमेशा जरूरी नहीं है कि हम मतलब ऐसा ही होगा. ओके, सामान्यतः यूजुअली टेम्पररी होते हैं, बट जबकि केमिकल चेंजेस यूजुअली क्या होते हैं, परमानेंट. एक बार हो गया तो हो गया. ओके, उसके अलावा फिजिकल चेंजेस यूजुअली जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं. ओके, और हमारा जो केमिकल चेंजेस होता है वो आपको इरिवर्सिबल होता है. एक और चीज, फिजिकल चेंजेस में आपको यूजुअली एनर्जी ना ही तो एब्जॉर्ब होती है ना ही तो प्रोड्यूस होती है. इट मीन्स एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब्ड नॉर प्रोड्यूस्ड इन व्हाट फिजिकल चेंजेस, बट इन केमिकल चेंजेस एनर्जी इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और इट इज प्रोड्यूस्ड. एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही होगी या तो प्रोड्यूस हो रही होगी, इवॉल्व हो रही होगी. Okay, so these are some of the common differences between physical changes and chemical changes. मैं यहाँ physical changes में कुछ exceptions बता देता हूँ, जैसे कि कुछ irreversible भी होते हैं. Okay, मतलब कुछ physical changes irreversible होते हैं. Okay, as for example, if you have a glass beaker, okay, if you have a beaker made up of glass, okay, and suddenly, okay, it falls down on the ground from your hand. Okay, it will break down into the pieces. And after that, okay, you cannot bring the original glass beaker. Okay, doesn't matter कि आप फेविक्विक इस्तेमाल करो या कोई सी भी एडेसिव यूज करो, आप फिर से उस ग्लास के जो टूटे हुए टुकड़े हैं आप उसको वापस से जोड़ करके ओरिजिनल ग्लास बीकर नहीं बना सकते हो. एक और एग्जांपल जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इजीली समझ में आता है, और किचन में आपको ये एग्जांपल मिल जाएगा. आपकी मम्मी या हमारी मम्मा, ओके, जब सब्जी को काटती हैं यानी कि वेजिटेबल्स को कट करती हैं, ओके, तो वो एक फिजिकल चेंज है. ठीक है, बट जब हमारी मदर, ओके, उस वेजिटेबल को कुक कर देती हैं, उसको पका देती हैं, तो देन दैट इज अ केमिकल चेंज. तो ये मेरे हिसाब से आपको कहीं कोई अब दिक्कत नहीं होना चाहिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में. और देखो, बेसिकली इन्हीं केमिकल चेंजेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं या सिंपली रिएक्शंस कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग को पूरा चैप्टर 1 में उसी के बारे में पढ़ना है. तो
इसके बारे में तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है, तो आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं कि व्हाट आर द वेरियस लॉज दैट गवर्न दिस चेंजेस। ओके, देखो ये जो वेरियस लॉज होते हैं जो मैटर में होने वाले चेंजेस को गवर्न करते हैं, इनको हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और जो टोटल जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो टोटल 5 है। ओके, अभी परहैप्स मेरे हिसाब से अपडेट हो गया है तो 6 भी होगा, लेकिन मुझे फिलहाल अभी 5 मुझे याद है फिलहाल, तो मैं आपको 5 के बारे में बता दे रहा हूं। ओके, फर्स्ट है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, तीसरा हो जाता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ हो जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स, एंड द फिफ्थ इज गेलो-सेक्स लॉ। अब इन पांचों में आपको जो लास्ट के 2 थे, यानी कि गेलो-सेक्स लॉ और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स, ये आपको नहीं पढ़ाया गया होगा और ना ही मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसके बारे में आप 11th में जब जाओगे तो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर आपको 11th के केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो वहां पर आपको इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल जो बच गया अब 3 लॉज और केमिकल कॉम्बिनेशन के, और इन 3 लॉज में से 2 कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है आपको स्टैंडर्ड 9th के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। सबसे पहला चैप्टर मतलब जो लॉ आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जो बेसिकली एंटोन लावोजियर के द्वारा दिया गया था 1774 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, यानी कि मैटर, और आप कह सकते हो कि मास जो है ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, यानी कि मैटर इनडिस्ट्रक्टिबल है, आप उसको बर्बाद नहीं कर सकते हो, और ना ही वो कंस्ट्रक्टेबल है, ना ही आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मेरे हिसाब से अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे अब इससे ज्यादा, और आगे हम लोग जब पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तो एक बार वहां पर भी फिर से इसकी चर्चा करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। दूसरा होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये दिया गया था जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा। ओके, तो जोसेफ प्रॉस्ट ने इस लॉ में कहा कि जो कंपाउंड होता है, कोई भी एक कंपाउंड जो होता है वो हमेशा खास एलिमेंट्स मतलब डेफिनेट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से भी बनेगा, वो भी फिक्स्ड रेशियो में बाय मास। ओके, इट मीन्स जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यदि आप मान लो वाटर है, H2O है। ओके, वाटर का फॉर्मूला आप सबको पता है, H2O है। तो हमारा जो वाटर है वो हमेशा और हमेशा बनता है 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा किसी और एलिमेंट को मिलाकर के आप वाटर नहीं बना सकते। ओके, तो द कंपाउंड वाटर विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड by the combination of hydrogen and oxygen, okay, when they will combine in the ratio of what 1:8 by mass, 1:8 by mass। अब आप लोगों में से कुछ बच्चों को शायद नहीं समझ में आया होगा, तो आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं यहां पर थोड़ा सा। देखो, हाइड्रोजन का आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 और 9th में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो होता है 1U, जब ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 16U। ओके, अब जरा देखो तुम कि वाटर में 2 आपको एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का, तो 2H/1O। ओके, इट इज 1O, 2 हाइड्रोजन एटम्स बाय मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स बाय मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम्स मतलब 2 into what 1U, और यहां पर हो जाएगा 1 into 16U, तो इट इज 2U/16U, एंड इसको जब हम लोग करेंगे तो 1/8, तो ये आ जाता है हमारा रेशियो 1:8। तो आप वाटर, चाहे वो विराट कोहली की 600 रुपए लीटर वाली वाटर हो या हमारे गरीब जो लोग पीते हैं, ओके, किनारे में फ्री ऑफ कॉस्ट में जो वाटर आती है, सब में वाटर का फॉर्मूला आपको हमेशा 1:8 ही होगा। डजंट मैटर कि वो वाटर कहां से ऑब्टेन किया गया है। ओके, तो ये था हमारा केमिस्ट्री का डेफिनेशन और उसके रिलेटेड कुछ चीजें। अब बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के ब्रांचेज की। तो देखो, पर्टिकुलरली जो 11th तक में आपको जो 3 मेन ब्रांचेज आप लोग सुनते भी होंगे अपने सीनियर से या अपने टीचर से, 3 जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट ब्रांचेज इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, अभी तो नहीं, ओके, अभी तो डायरेक्ट चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे कि हाँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ लेना है। ओके, बट आप जब 11th में जाओगे तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन हो जाता है कि हाँ आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है।
तो ये 3 मेन ब्रांचेज हो जाते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, ओके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया। तो देयर आर वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बट यहां पर मैं शॉर्ट में आपको 3 जो सबसे जो आपको रेनाउंडेड हैं या जो सबसे कॉमन जो 3 ब्रांचेज हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक की, और सबसे आखिर में हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं? देखो, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो ब्रांच मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो, ऑर्गेनिक यदि वर्ड वाइज देखा जाए, यानी कि सिर्फ आपको लिटरल इसका मीनिंग निकाल जाए, तो ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है पर्टेनिंग टू लाइफ, मतलब रिलेटेड टू लाइफ, जीवन से रिलेटेड। तो देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो यूजुअली कभी एक इसका डेफिनेशन हुआ था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ओके, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। But nowadays we do not define organic chemistry like that. Okay, now we define organic chemistry as the branch of chemistry in which we study about what? Hydrocarbons, in which we study about hydrocarbons, okay, and their derivatives. Okay, and their derivatives. तो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर से यहां पर आप लोगों के दिमाग में 2 सवाल आएगी और आनी भी चाहिए। ओके, सबसे पहला तो कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है और उसके डेरिवेटिव्स कहने का मतलब सर। तो देखो, हाइड्रोकार्बन्स नाम में ही इसका सारा चीज छिपा हुआ है। नाम है इसका हाइड्रो, हाइड्रो कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन तो कार्बन है ही। तो देखो, बेसिकली जो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ carbon and hydrogen are called hydrocarbons, and in hydrocarbons से जो आपको केमिकल कंपाउंड्स मिलेगा उनको हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, जिसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में, और बीच बीच में होगा तो मैं कभी कोशिश करूंगा कि इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। जहां तक मुझे याद है कुछ बच्चों को 9th में मैंने पढ़ाया भी होगा, तो आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं जरा। दूसरा जो इसका एक और डेफिनेशन होता है, आपको ज्यादातर ये डेफिनेशन नहीं मिलता है। ओके, शुरुआत में आप सिंपली कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट व्हाट? कार्बन कंपाउंड्स। इसमें हम लोग कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। लेकिन देखो, यहां पर भी एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं किया जाता है। तो मैं उन एक्सेप्शंस की चर्चा कर लेता हूं, क्यों नहीं किया जाता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। CO2 आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके अलावा जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं, जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं, ओके, जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ओके, ये सारे के सारे जो हैं, ओके, ये सारे के सारे जो हैं, इंस्टीड की इनमें कार्बन है, बट स्टिल दे आर नॉट स्टडीड अंडर द रूफ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। अब सवाल उठेगा, सर क्यों नहीं करते हैं? सिंपल सी बात है कि इन सारे कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती है। ओके, तो इसलिए इनको स्टडी नहीं किया जाएगा। फिर सवाल उठता है कि सर क्या कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है, तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इसको इतना तक ही रखो। देखो, कार्बोनेट्स थोड़ा सा यहां बता देता हूं। देखो, कार्बोनेट्स बेसिकली इसको कई बार मेटल कार्बोनेट्स भी लिखा जाता है। ओके, मेटल कार्बोनेट्स। ओके, तो कार्बोनेट्स बेसिकली किसको कहेंगे? वो कंपाउंड्स जिसमें आपको कार्बोनेट आयन प्रेजेंट हो, मतलब CO3 2- आयन प्रेजेंट हो।
जबकि बाइकार्बोनेट्स आप उन कंपाउंड्स को कहोगे जिसमें आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसमें बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट हो, HCO3 माइनस आयन प्रेजेंट हो, तो इसको हम लोग बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। बाय द वे आप सबको पता होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट्स आर आल्सो नोन एज हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इनको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहते हैं, तो ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। और ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आयंस है, काफी ज्यादा यूज भी करेंगे हम लोग। ओके, तो ये तो हो गई हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी खत्म। ओके, एक्चुअली कहानी खत्म नहीं, ये बस ट्रेलर है, आगे पूरी की पूरी मूवी देखनी बाकी है। ओके, तो चैप्टर जब हम लोग चले जाएंगे, चैप्टर 4 पढ़ना स्टार्ट करेंगे टर्म 2 में सितंबर के बाद। ओके, सितंबर मिड सितंबर के बाद, तो वहां पर हम लोग पूरी मूवी देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। चलो फिलहाल इसे वाइप करते हैं। किसी को कुछ लिखना है तो आप 2 मिनट लिख लो। ओके, पॉज करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से हो गया होगा अब तक, तो चलो इसको वाइप करते हैं। देखिए, तो ऑर्गेनिक हो गया, तो अब बात करते हैं हम लोग, तीसरा ब्रांच है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो सिंपल सी बात है, इनऑर्गेनिक उल्टा, दैट व्हिच इज नॉट ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक है, सिंपल। ओके, तो देखो फिर भी तो हम कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं, ओके, जितने एलिमेंट्स हैं जितने कंपाउंड्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स में से कार्बन को माइनस कर दो, कार्बन को माइनस कर दो और कार्बन के कंपाउंड्स को भी माइनस कर दो। उसके बाद जो बच गए उन सब की स्टडी हम लोग करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटल ऑयल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उनमें होने वाले रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उनके एक्सट्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उनको ऑब्टेन किया जाता है। उसके अलावा उनके यूजेस और उससे रिलेटेड हर एक चीज के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और मैंने अभी अभी बताया था कि जो 2 चैप्टर मतलब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हो गए, उसके अलावा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के साथ साथ हमारा जो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके अलावा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ओके, उसको भी आप लोग पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये शॉर्ट आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री सिंपल है। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम केमिस्ट्री में जो लॉज होते हैं, जो थियरीज होती हैं, जिसपे पूरा का पूरा केमिस्ट्री रन करता है, उन सारे लॉज और थियरीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग, ओके, सिंपली कह सकते हो कि हम लोग लॉज और एंड थियरीज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लॉज एंड थियरीज के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल। ओके, तो ये सारी चीजें थी। और देखो हमारा जो चैप्टर 1 है उसका कुछ पोर्शंस फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार बता चुका हूं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, बाकी सारे पार्ट्स इनऑर्गेनिक में पढ़ने हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ब्रांचेस हो गया क्लियर, एनालिटिकल, एनवायरमेंटल, फार्मास्यूटिकल, इन सब की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको पढ़ने का मन है तो आप गूगल अप कर सकते हैं, और यदि आपको एग्जैक्टली चाहिए कि नहीं सर थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा कि सर एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो बना दूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। देखो हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ऑलरेडी अभी मैंने बताया था आपको, हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, इसको देखो हम लोग अभी हम लोगों ने पढ़ा था चेंजेस के बारे में। चेंजेस जिनको हम लोग परिवर्तन भी कहते हैं, चेंज को। चेंज बेसिकली हम लोगों ने देखा था 2 तरह की होती है, एक होती है हमारी फिजिकल और दूसरी होती है हमारी केमिकल।
तो अपन को किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ केमिकल के बारे में पढ़ना है। फिजिकल बता ही दिया, जिसमें कुछ नया ना बने, केमिकल जिसमें कुछ नया बने। ओके, फिजिकल में फिजिकल यूजुअली टेम्पररी होता है, केमिकल भैया परमानेंट है, टिक गए तो टिक गए, फेविकॉल की जोड़ है। ओके, और आगे यदि बात करें तीसरे में, तो फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल जो चेंज होता है वो यूजुअली रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल चेंजेस यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं। उसके बाद जो सबसे आखिर वाली जो पॉइंट थी कि फिजिकल चेंज में आपको एनर्जी का यूजुअली ना ही तो एब्जॉर्प्शन होता है ना ही तो प्रोडक्शन होता है, जबकि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें यूजुअली एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जैसे एज फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ओके, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, उसके अलावा आपकी जो कटिंग ऑफ नेल्स, नाखून को काटना, ये सारे जो है आपको ये सारे फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। ओके, केमिकल चेंजेस में या फिर स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, अब मान लो कि ये ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे कर दिए, ये फिजिकल चेंज है, इसका लेंथ बढ़ गया, बट इट इज अ फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं केमिकल चेंज में, तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, देखते ही हो, लोहे की कोई चीज कुछ समय तक छोड़ दो, उसके बाद खुद पे कुछ उसमें क्या हो जाती है, रस्टिंग लग जाती है, जंग लग जाती है, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। उसके अलावा आपको जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अभी आम का मौसम आ रहा है, ओके, लीची का मौसम आ रहा है, बट कोरोना के कारण उम्मीद कमी है कि इस आम और लीची का हम लोग सही से आनंद उठा पाएंगे। घर पे रहना है, ओके, और बस पढ़ना है, बात सुननी है घर वालों से, और क्या। चलो देखो, तो हमारी जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, उसके अलावा हमारा जो कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स हो गया, कुकिंग ऑफ फूड हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, ये सारी जो चेंजेस होती हैं, दिस ऑल आर केमिकल चेंजेस। ओके, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक। तुमसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस, तो हम बोलेंगे द प्रोसेसेस इन विच new substances with new properties are formed। वो प्रोसेस में नए सब्सटेंस बनेंगे नई प्रॉपर्टीज के साथ, उनको हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शंस। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ सब्सटेंस होगी जो नए सब्सटेंस में बदलेगी, मतलब कुछ जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगी, ओके, वो ओरिजिनल जो सब्सटेंस या जो सब्सटेंसेस होंगी वो बदलेगी आपको न्यू सब्सटेंसेस में या न्यू सब्सटेंस में। ओके, तो आपको ये जो ओरिजिनल सब्सटेंस है जो रिएक्शन में भाग ले रहा, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, और जो नया सब्सटेंस बन रहा उसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट्स। ओके, अब क्योंकि एक भी हो सकता है इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, एस प्रोबेबिलिटी है भाई, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये हो गया रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब देखो, ये जो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं, हमेशा याद रखना इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, LHS पे। ओके, जबकि प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन RHS, राइट हैंड साइड। ओके, एंड इन दोनों के बीच में हमारा प्रेजेंट होगा क्या, हमारा होगा प्रेजेंट, हमारा नहीं मतलब यहां पर होगा एरो। ओके, और इस एरो का निशाना इधर उधर नहीं, ओरिजिनल सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस की ओर होगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की ओर होगा। इसका डायरेक्शन जो ये शो करता है कि द रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट्स, ओके, एज द टाइम पासेस। तो ये हो गया। उसके अलावा एक और छोटी सी चीज याद रखनी है आपको कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं यदि एक से ज्यादा होते हैं उनके बीच में प्लस साइन, उसी तरह से प्रोडक्ट्स के साथ भी होगा कि एक से ज्यादा है तो उसके बीच में प्लस साइन। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता ही है, बर्निंग ऑफ कोयला। ओके, यानी कि बर्निंग ऑफ कोल। आप सब बच्चों को पता होगा कि हमारा जो कोयला है, ओके, है ना, ये जो कोयला है ये बेसिकली एक कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अब जिन बच्चों को पता भी नहीं है
कि एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होता है, उनको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल हो गया केमिकल रिएक्शन का वो है बर्निंग ऑफ कोल। कोल बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ व्हाट, कार्बन। ओके, तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो जब भी हम कह रहे हैं कि कोई चीज जल रहा है